यह बात बहुत पुरानी है, जब कमलपुर नाम के एक राज्य पर राजा उदयभान का राज हुआ करता था। उदयभान एक बहुत ही दानी राजा था। उसका रोज का यह नियम था कि वो हर रोज 100 याचिकाओं को दान देने के बाद ही भोजन करता था। उसके इस स्वभाव की ख्याति आसपास के कई राज्यों तक फैली हुई थी, और उसके ही पड़ोस के राज्य की राजकुमारी मालवती राजा उदयभान के बारे में यह सब कुछ जानकर उससे बहुत ही प्रभावित थी और उससे विवाह करना चाहती थी, क्योंकि मन ही मन वो राजा उदयभान से प्रेम करने लगी थी। लेकिन उसके पिता विक्रम की राजा उदयभान से खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों राज्यों के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए प्रजा के लोग भी एक दूसरे के राज्य में आते जाते नहीं थे। लेकिन कुछ चूड़ी बेचने वाली स्त्रियों को एक दूसरे के राज्य में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक ऐसी ही चूड़ी बेचने वाली औरत से राजकुमारी को राजा उदयभान के बारे में पता चला था कि राजा उदयभान एक बहुत ही धर्मात्मा राजा है। वो रोज 100 याचिकाओं को दान किए बगैर भोजन नहीं करता। अब तो राजकुमारी किसी भी तरह राजा उदयभान से विवाह करना चाहती थी। बात वो अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गलती से भी मेरे मुंह से उदयभान के साथ प्रेम की बात निकल गई तो फिर मैं कभी भी राजा उदयभान से विवाह नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता उसी समय मेरा विवाह किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से करवा देंगे और मुझे उसके पल्ले बांध देंगे। जबकि मैं तो राजा उदयभान को पाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे दिल में वही बसा है। राजकुमारी ने अब यह फैसला कर लिया था कि मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। अगर मैं हाथ पर हाथ रखे अपने भाग्य के भरोसे पर बैठी रही तो फिर मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर सही मौके को खो देता है तो ये उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकुमारी ने दूसरे ही दिन एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री का रूप बनाया और पहुंच गई राजा उदयभान के पास दान मांगने के लिए। उस समय लगभग सभी याचक जा चुके थे, बस अब राजकुमारी अकेली ही बच गई थी। राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, ये लो, तुम भी 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। याचक बनी हुई राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, भला मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगी? आप तो मुझे मेरी पसंद की चीज दान में दे दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी इच्छा से ही बता दो कि तुम्हें दान में क्या चाहिए। भाव, तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले में मैं क्या दे दूं? राजकुमारी बोली, महाराज, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी आप मुझे वो देंगे। राजा ने कहा, इसमें वचन देने जैसी कौन सी बात है? मैं रोज 100 से ज्यादा याचिकाओं को मुंह मांगा दान देता हूं। मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। तुम कैसी याचक हो जो मुझ पर शक कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। राजकुमारी बोली, महाराज, आप खुद को ही मुझे दान में दे दीजिए। राजकुमारी की यही बात सुनकर राजा कहने लगा, ये क्या बकवास करती हो, तुम होश में तो हो? राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि सोच समझकर मुझे वचन दीजिएगा। मुझे तो जो भी पसंद आया मैंने आपसे वही मांगा। आपको दान नहीं देना तो मुझे मत दीजिए, परंतु आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यह तो मेरी ही गलती थी जो मैं आपसे याचना करने के लिए आ गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप सिर्फ दिखावा करने के लिए ही दान करते हैं तो मैं यहां पर कभी नहीं आती। राजकुमारी आगे कहने लगी, ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे पाखंडी भरे पड़े हैं। ये कहते हुए राजकुमारी वहां से जाने लगी। राजा ने कहा, ठहरो, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो, क्योंकि कोई साधारण स्त्री राजा को नहीं मांग सकती। चलो, मैं तुम्हें खुद को समर्पण करता हूं, लेकिन मुझे ये जानने की इच्छा है कि तुम कौन हो। क्या तुम कोई देवी या कोई देवता हो? राजकुमारी ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं कोई देवी नहीं, बल्कि मैं आपके पड़ोस के राजा विक्रम की पुत्री मालवती हूं। मैं उस राज्य की राजकुमारी हूं। आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपको धोखे से अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि आपको तो मैंने अपने लिए मांगा है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूं और मैं आपकी रानी बनना चाहती हूं। राजा बोला, अब तो तुम मुझे मांग चुकी हो, अब तो मेरे साथ साथ मेरा ये सिंहासन भी तुम्हारे अधीन है। अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म हो गया है। नहीं राजन,
मुझे आपके राजपाट से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपकी राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी रानी बनना चाहती हूँ। क्योंकि अब राजा राजकुमारी मालवती को वचन दे चुका था और फिर उसने अपने वचन का पालन करते हुए राजकुमारी मालवती से विवाह कर लिया। राजकुमारी मालवती ने बड़ी चालाकी से राजा को ही मांग लिया था। मालवती के पिता राजा विक्रम को जब ये पता चला कि राजकुमारी तो महल में है ही नहीं, तो वह बहुत ही परेशान हुआ। राजकुमारी का पता लगाने के लिए उसने अपने सैनिकों और जासूसों को लगा दिया। सैनिकों ने जल्द ही पता कर लिया और फिर राजा विक्रम को बता दिया, महाराज, राजकुमारी इस वक्त आपके पड़ोस के राजा उदयभान की रानी बन गई है। राजकुमारी ने तो दोनों राज्यों की दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तो आपको खुद जाकर राजा उदयभान का स्वागत करना चाहिए। राजा विक्रम ये मान चुका था कि राजकुमारी ने ये एक बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद राजा विक्रम अपने राजगुरु सत्यानंद के पास गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। गुरुदेव, मेरी बेटी ने हमारे पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ विवाह कर लिया है। अब ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो लगता है कि राजकुमारी ने ये एक गलत कदम उठाया है। गुरुदेव ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, मैं भी राजा उदयभान के बारे में काफी सुन चुका हूं। वह एक सज्जन और दानी राजा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी ने कोई गलत कदम उठाया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार राजा उदयभान के दरबार में जाऊंगा और उसकी परीक्षा लूंगा। अगर वो मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरा तो तुम्हें अपने दामाद के रूप में उसे स्वीकार करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जाइए और राजा उदयभान की परीक्षा लीजिए। इसके बाद राजगुरु ने एक साधु का भेष बनाया और जा पहुंचे राजा उदयभान के महल में। उस समय राजा के दरबार में महारानी मालवती बैठी थी। क्योंकि मालवती अक्सर राजा के कहीं बाहर जाने पर राज दरबार का कार्य खुद देखती थी और उस समय भी रानी ही दरबार में मौजूद थी। तभी साधु के रूप में राजगुरु वहां पर पधारे। रानी अपने मायके के राजगुरु को पहचान न सकी और उन्हें एक साधु समझकर उनका स्वागत किया। रानी ने साधु महाराज के आने का कारण पूछा। साधु महाराज कहने लगे, रानी, मैं एक विशेष तरह की वस्तु मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। रानी बोली, साधु महाराज, बताइए आपको क्या चाहिए। मैं आपको वही चीज लाकर दूंगी जो भी आप मांगोगे। आप बिना किसी संकोच के मुझसे मांग सकते हैं। महात्मा जी बोले, रानी, अब मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो राजा उदयभान से याचना करने के लिए आया था। राजा तो इस वक्त है नहीं, तो फिर मैं तीसरे दिन आऊंगा। आप महाराज को बता दीजिएगा कि मुझे अपने महल से एक मुट्ठी अनमोल खजाने की भिक्षा दे, और साथ ही राजा से यह भी कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं राजा को एक भयानक श्राप दे डालूंगा। महात्मा जी राजा से भेंट ना हो पाने के कारण बहुत ही गुस्से में थे और फिर वो वहां से चले गए। रानी महात्मा जी की बात को सुनकर बड़ी परेशान हो चुकी थी। उसने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, ये एक मुट्ठी अनमोल खजाना भला क्या हो सकता है? तो मंत्री ने रानी को बताया, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी जानकारी में तो हमारे महल में ऐसा कोई भी खजाना नहीं है जो एक मुट्ठी में आ जाए। मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा कुछ और है। वो इशारा क्या है, बस यही पता लगाना है। महाराज आज शाम को लौट आएंगे। महाराज ही इस बारे में सही उत्तर दे पाएंगे। महात्मा लोग भी बड़े अजूबे होते हैं, साफ साफ नहीं बताते, सिर्फ पहेलियां ही बुझाते हैं। उन महात्मा जी को खुलकर मांग लेना चाहिए था कि उन्हें क्या चाहिए। शाम के समय जब राजा वापस आए तो महारानी ने उन्हें बताया, महाराज, आपकी गैर हाजिरी में एक महात्मा जी आए थे जो एक मुट्ठी अनमोल खजाने की मांग करके गए हैं। वो 2 दिन के बाद फिर से आएंगे और अनमोल खजाने की मांग करेंगे। यदि आपने अनमोल खजाना नहीं दिया तो वो हमें श्राप भी दे सकते हैं। ये सुनकर राजा उदयभान बड़ी चिंता में पड़ गया। भला ये हमारे दरबार में कौन सी चीज है? राजा ने अपने दरबार के कई विद्वानों को बुलाया और उनसे सलाह ली, परंतु कोई भी विद्वान इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। एक विद्वान ने कहा, महाराज, महात्मा जी की यह मांग बिल्कुल गलत है। हमारे दरबार में एक मुट्ठी में आ जाने वाला कोई भी खजाना मौजूद नहीं है।
तो दूसरा विद्वान कहने लगा, महाराज, मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा आपकी बहन यानी राजकुमारी पद्मा की तरफ था। ये सुनते ही मंत्री ने बीच में टोक दिया, आप तो बेकार की बातें करते हैं। राजकुमारी ना तो मुट्ठी में आ सकती है और ना ही वो कोई खजाना है। आप बेकार की बातों को छोड़िए और उसका सही अर्थ बताइए। अगर आप लोगों में से कोई भी विद्वान इस बात का सही उत्तर नहीं दे पाया तो आप सभी विद्वानों की छुट्टी कर दी जाएगी। राजा के दरबार में विद्वानों की आवश्यकता है, मूर्खों की नहीं। मंत्री की यह बात सुनकर सभी विद्वान घबरा गए थे, क्योंकि अभी तक तो उनके दिन बड़े ही मजे से राजा को सिर्फ कहानियां सुना सुनाकर ही कट रहे थे। मगर उस महात्मा ने तो उल्टा सवाल दागकर उन सबके पेट पर लात ही मार दी थी। अब वे लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि क्या किया जाए। एक ने कहा, चलो उन महात्मा जी से ही चलकर पूछ लेते हैं कि उनकी इस बात का क्या मतलब है। दूसरे विद्वान ने कहा, परंतु हमें तो पता ही नहीं कि वो महात्मा जी कहाँ रहते हैं, अब हम उन्हें कहाँ पर ढूंढे। तीसरे ने कहा, अब यहां पर आपस में बातें करने से कुछ नहीं होगा, उनको ढूंढने से ही पता चलेगा कि वो कहाँ रहते हैं। अब हमारे सुख के दिन चले गए हैं, उन महात्मा जी को ढूंढने के लिए हमें जंगलों में भटकाना पड़ेगा। और फिर सभी पांचों विद्वान जंगल की तरफ निकल गए। इधर इन विद्वानों पर ना तो राजा को भरोसा था और ना ही मंत्री को, जबकि रानी तो पहले से ही जानती थी कि ये विद्वान तो सिर्फ राज दरबार में जगह घेर कर बैठे हैं और बैठे बैठे तनख्वाह ही पा रहे हैं। राजा उदयभान को अब ये चिंता हो रही थी कि 2 दिन का समय बीतने में कितना वक्त लगता है। यदि महात्मा जी की बात का सही अर्थ ना मिला और उन्हें कोई ऐसी वैसी चीज दे दी तो वो नाराज हो जाएंगे। वहीं पर राजा उदयभान की बहन राजकुमारी पद्मा भी मौजूद थी। जब उसने अपने बड़े भाई को परेशान देखा तो उसे चिंता में देखकर उसने मन में सोच लिया था कि वह इस सवाल का उत्तर आज शाम तक ढूंढकर ही रहेगी और वह उत्तर अपने भाई को बता देगी। वह उसी समय अपने बड़े भाई से लेकर पास के ही एक जंगल में चली गई। मगर वहां पर जाना तो सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि राजकुमारी पद्मा को अपने पश्चिम के ही राज्य सिद्धपुर में जाना था। सिद्धपुर के राजकुमार सत्यवीर से राजकुमारी कई बार शिकार के दौरान मिल चुकी थी और उसे बहुत ही पसंद करती थी। राजकुमार सत्यवीर भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी से अपने मन की बात वह अभी तक नहीं कर पाया था। राजकुमारी तो शिकार के बहाने से राजकुमार सत्यवीर से मिलने जाती थी, परंतु फिर भी वह राजकुमारी से अपने प्रेम के बारे में नहीं कह पाई थी। राजकुमारी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और पहुंच गई सिद्धपुर के जंगलों में, जहां पर राजकुमार सत्यवीर पहले से ही मौजूद था। पद्मा को देखते ही वह बहुत खुश हुआ। राजकुमार आज घर से यह सोचकर निकला था कि यूं रोज रोज छुप छुप कर मिलने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं राजकुमारी के सामने आज विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राजकुमारी पद्मा को देखते ही राजकुमार ने उनसे कह दिया, राजकुमारी, मैं आपसे प्यार कर बैठा हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी पहले तो कुछ शर्माई और फिर बोली, राजकुमार, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी और मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त, आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। अगर आपने उस सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो मैं वादा करती हूं कि आपसे ही विवाह करूंगी। राजकुमार बोला, मैं आपके सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमारी ने पूछा, राज दरबार के अंदर एक मुट्ठी खजाना क्या होता है? राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, राजमहल में रखे हुए खजाने का दायरा बहुत बड़ा होता है, वो कभी एक मुट्ठी में आ ही नहीं सकता। ये एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब कोई साधारण इंसान नहीं दे सकता। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान चुका हूं। आपको अपनी रानी बनाने के लिए मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज कर लाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आप मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, क्योंकि मेरा एक मित्र जो कि काशी से शिक्षा ग्रहण करके आया है, उसे वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। मुझे पक्का यकीन है कि इस सवाल का जवाब वह अवश्य ही दे देगा। अब मैं आपको आपके सवाल के जवाब के साथ ही मिलूंगा। आप कल मुझे अपने राज्य की सीमा पर मिलिए। इतना कहकर राजकुमार वहां से विदा लेकर चला गया। राजकुमारी भी अपने महल की तरफ लौट गई। राजकुमार सत्यवीर सिन्हा अपने मित्र के पास पहुंचा, जिसका नाम था ज्ञानदेव, जो कि काशी के गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया।
राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बस यूं समझ लो कि आज तक तुमने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है, आज उसकी परीक्षा है। ज्ञानदेव ने कहा, राजकुमार, आपकी सहायता करना तो मेरा परम कर्तव्य है। बताइए, मैं किस तरह से आपके काम आ सकता हूं। राजकुमार बोला, मित्र, बात असल में यह है कि मैं अपने पश्चिम के राज्य में स्थित राजकुमारी पद्मा से प्रेम करता हूं और उनसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। लेकिन राजकुमारी ने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि मुझे उसके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और प्रश्न ये है कि एक मुट्ठी अनमोल खजाना क्या है, क्योंकि वह महात्मा जी कल फिर से दरबार में आएंगे और उन्हें हर हालत में एक मुट्ठी अनमोल खजाना देना ही होगा, वरना पूरा राज्य भयानक श्राप का शिकार हो जाएगा। इसके बाद राजकुमार ने पूरे विस्तार से अपने मित्र ज्ञानदेव को सारी बात बता दी। कुछ देर तक विचार करने के बाद ज्ञानदेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा, राजकुमार, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहां पर नहीं दे सकता। आपको मेरे साथ महल के बगीचे में चलना होगा। और फिर दोनों दोस्त महल के बाहर बने हुए शाही बगीचे में पहुंच गए, जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कई प्रकार के फलों के पेड़ वहां पर लगे हुए थे, जो फलों से लदे हुए थे। वहां पर पहुंचकर ज्ञानदेव ने कहा, राजकुमार, जिस अनमोल खजाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, वह खजाना हर जगह मौजूद है। इस वक्त आप अनमोल खजाने के ऊपर ही खड़े हैं, और वह खजाना है यह मिट्टी जिसके अंदर कई अनमोल खजाने भरे पड़े हैं। इसी के अंदर बनी हुई खदानों से अनमोल हीरे निकलते हैं। इसी मिट्टी के ऊपर किसान अपनी पैदावार करता है, जिससे फसलें पैदा होती है। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ये फल, ये फूल सभी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये मिट्टी इन सब का निर्माण करती है। यहां तक कि सोना, चांदी, हीरा, ये सभी कुछ इस मिट्टी के अंदर से निकलते हैं। वास्तव में इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। वह तो मनुष्य ने खुद अपने स्वार्थ के हिसाब से इनकी कीमतें तय कर रखी है, जबकि इस मिट्टी की कीमत कभी तय नहीं की जा सकती। क्या आप उस मिट्टी की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं जिस पर आपका महल खड़ा है? क्या उस मिट्टी की कीमत बता सकते हैं जिस पर पर्वत खड़े हैं, नदियां बह रही है? मतलब यह है कि कुल मिलाकर ये अनमोल खजाना ये मिट्टी ही है। अगर आपको मेरे जवाब के बारे में जरा भी शंका है, तो आप भी मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर कठिन सवाल का जवाब दे सकता हूं। राजकुमार ने कहा, नहीं मित्र, अब मुझे तुम्हारे जवाब में कोई संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बसंतपुर की सीमा तक चलो और वहां से राजकुमारी के साथ उसके महल में जाओ। तुम ही राजा उदयभान को ये सारी बातें अपने तर्कों से समझा दो। ज्ञानदेव अपने मित्र की इस बात पर सहमत हो गया, और फिर कुछ ही देर के बाद वे दोनों बसंतपुर की सीमा पर थे, जहां पर राजकुमारी पद्मा उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद राजकुमारी पद्मा ज्ञानदेव को लेकर राजा उदयभान के पास पहुंची और कहने लगी, ये हमारे पश्चिम में बसे हुए राज्य के एक बहुत ही बड़े विद्वान ज्ञानदेव है। ये आपको एक मुट्ठी अनमोल खजाने का रहस्य समझा सकते हैं। उसके बाद ज्ञानदेव ने कई तरीकों से कई तर्क देकर महाराज उदयभान को समझाया कि एक मुट्ठी खजाना कुछ और नहीं बल्कि एक मुट्ठी मिट्टी है। राजा उदयभान ज्ञानदेव के तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट था। जब तीसरे दिन महात्मा जी राज दरबार में पधारे, जो असल में राजगुरु थे, तो वो गुस्से में तमतमा आए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि राजा उदयभान उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। महात्मा के पधारने पर राजा ने उनका स्वागत किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन महात्मा जी बोले, राजन, मैं यहां पर तुम्हारे साथ बैठने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो जल्दी से अपने महल के खजाने में से एक मुट्ठी अनमोल खजाना दे दो। राजा ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी आपको आपकी मांगी हुई चीज दे देता हूं। और फिर राजा ने महात्मा जी की झोली में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। ये देखकर महात्मा जी बहुत ही खुश हुए और राजा को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। इसके बाद महात्मा के वेश में आए हुए गुरु सीधा राजा विक्रम के पास पहुंचे। उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, आपके कहने पर मैंने राजा उदयभान की प्रश्नाली और वो मेरी परीक्षा में एकदम खरे उतरे। इसीलिए अब आप मेरी मानिए तो उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ
अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेजिए। गुरुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। साथ ही साथ अब उसे इस बात की संतुष्टि हो चुकी थी कि उसकी बेटी ने एक सही निर्णय लिया था। अब समय आ गया था कि दोनों राज्यों की दुश्मनी को भुलाकर इस संबंध को एक मधुर संबंध में बदल दिया जाए। और फिर राजा ने अपने दामाद उदयभान को अपने राज्य में आने का न्योता भेजा। जब वे लोग वहां पर आए तो बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। अब दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राजा उदयभान की बहन राजकुमारी पद्मा ने मालवती को राजकुमार सत्यवीर के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे सत्यवीर की सहायता से ही उन्हें उन साधु महाराज के प्रश्न का उत्तर मिला था। और फिर सभी की सहमति से राजकुमारी पद्मा का विवाह राजकुमार सत्यवीर के साथ कर दिया गया। बात बहुत पुरानी है, जब कौशल नगर राज्य में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था वीरसेन और दूसरे का नाम था चंद्रपाल। वीरसेन एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रपाल एक सैनिक था जो कौशल नगर राज्य की सेना में काम करता था। दोनों में ही बड़ी गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूरा कौशल नगर राज्य जानता था कि वे दो शरीर और एक जान है। एक समय ऐसा हुआ कि कौशल नगर राज्य के पड़ोसी राजा ने कौशल नगर पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। चंद्रपाल बड़े ही वीरता के साथ लड़ा और कई शत्रु सैनिकों को मार डाला, परंतु शत्रु देश की विशाल सेना के आगे कौशल नगर राज्य की सेना के पांव उखड़ने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कौशल नगर का राजा युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके युद्ध से भागते ही कौशल नगर की सेना भी हार गई। कौशल नगर के कुछ सैनिक जो जीवित बचे थे, उन्हें शत्रु देश के राजा ने बंदी बना लिया। चंद्रपाल भी उन्हीं बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक था। शत्रु राजा का अब कौशल नगर राज्य पर कब्जा हो चुका था। उसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कौशल नगर पर कब्जा किया था। इसीलिए उसने कौशल नगर की जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। वहां की जनता भी उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पहले वाला राजा युद्ध छोड़कर कहां भाग गया, इस बात का किसी को मालूम नहीं था। अपने नए राज्य की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए राजा ने नए मंत्री नियुक्त किए। इसी काम में उसे 3 महीने का समय लग गया। अब नए राज्य में परिस्थितियां सामान्य होने लगी थी। इसी दौरान 3 महीने के बाद राजा को युद्ध में बंदी बनाए गए शत्रु सैनिकों का ख्याल आया। क्योंकि चंद्रपाल बड़े ही बहादुरी से लड़ा था, इसीलिए राजा को वह अच्छी तरह से याद था। तब राजा विजय सिंह ने सोचा, यदि उस जैसा बहादुर और जांबाज सैनिक जिंदा रह गया तो वह किसी भी समय हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उचित यही होगा कि उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। यह सोचकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि चंद्र नाम के उस बहादुर व्यक्ति को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जिसने युद्ध के मैदान में हमारे सैकड़ों सैनिकों को मारा था। जो आज्ञा महाराज। और हां, एक बात और, उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले हमें अवश्य ही खबर की जाए। स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फांसी की तैयारियां पूरी करने के बाद जब चंद्रपाल को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी और खबर मिलते ही राजा भी वहां पर आ पहुंचा। तब राजा ने चंद्रपाल से कहा, ए सैनिक, हम सच्चे मन से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि तुम तलवार की तरह खतरा बनकर हमारे सिर पर लटकते रहो। इसीलिए हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। परंतु क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हारी अंतिम इच्छा भी जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो हमसे कहो। राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच में रहूं। उसके बाद यदि मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा तो मुझे कोई दुख ना होगा। राजा ने कहा, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी कर देंगे, यदि तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बदले अमानत के रूप में हमारे पास रहने को तैयार हो। परंतु अब भी राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक पहरेदार आया और उसने कहा, महाराज, एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलना चाहता है।
यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे यहां पर ले आओ। कौन है वह? महाराज, उसका नाम वीरसेन है। वह इसी देश का वासी है और स्वयं को फांसी पर चढ़ने वाले इस व्यक्ति का मित्र बताता है। तो जाओ, उसे तुरंत यहां पर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार के जाने के बाद राजा ने चंद्रपाल से कहा, सैनिक, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो ऐन मौके पर तुम्हारा कोई मित्र तुमसे मिलने चला आया। यदि वह तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को तैयार हो जाता है तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगले ही पल वीरसेन को वहां पर लाया गया। तब राजा ने वीरसेन से कहा, क्यों वीरसेन, ये आदमी तुम्हारा मित्र है? हाँ राजन, ये मेरा मित्र है और मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारा मित्र मरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच रहने की इच्छा रखता है, लेकिन कहीं अगर ये वापस लौटकर ना आए, इसीलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई इसके बदले में हमारे पास बंधक के रूप में रहे तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब वीरसेन ने कहा, महाराज, तब तो आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। अपने मित्र के बदले में मैं आपके पास बंधक के रूप में रहने को तैयार हूं। एक बार फिर से सोच लो भले मानस, यदि यह वापस लौटकर ना आया तो शर्त के मुताबिक तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है राजन, और मुझे आपकी हर शर्त स्वीकृत है। अब आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। ठीक है, राजा ने चंद्रपाल से कहा। चंद्रपाल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम 7 दिन तक अपने परिवार के बीच में रह सकते हो, लेकिन यदि 8वें दिन सूर्य चढ़ने तक यहां पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रपाल को छोड़ दिया जाए और वीरसेन को बंदी बना लिया जाए। आजाद होते ही चंद्रपाल ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। चंद्रपाल ने कहा, मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता ना करना, मैं 7वें दिन वापस लौट आऊंगा। और वीरसेन ने कहा, लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लौटकर वापस ही ना आओ। जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों मित्र एक दूसरे से विदा हुए। फिर सैनिक वीरसेन को लेकर बंदी गृह की ओर चले गए और चंद्रपाल राजा के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिया। इधर वीरसेन को बंदी गृह में डाल दिया गया था और उधर चंद्रपाल अपने घर पर पहुंचा तो अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चंद्रपाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पत्नी के चेहरे पर छाई प्रसन्नता उदासी में बदल गई। तब चंद्रपाल ने कहा, मैं जानता हूं प्रिया कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे 7 दिन के बाद लौटना ही होगा, वरना मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरी बात मानिए तो आप वापस लौटने का विचार छोड़ ही दीजिए। आपका मित्र तो अभी कुंवारा है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। यदि वो फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। जबकि अभी पत्नी की बात पूरी नहीं हुई थी कि चंद्रपाल गुस्से में चिल्लाकर बोला, मूर्ख, आइंदा ऐसी गंदी बात अपनी जुबान से निकालना भी मत। बेशक मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन तुम्हारा पति होने के साथ साथ मैं उसका मित्र भी हूं और मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ओ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसके बाद एक एक करके दिन बीतने लगे, क्योंकि चंद्रपाल मरने से पहले सारी जमीन जायदाद, हिसाब किताब और हर आवश्यक काम निपटा लेना चाहता था। इसीलिए वो दिनों की गिनती भूल गया और उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर इस संबंध में नहीं बताया। इस चक्कर में 7वां दिन भी बीत गया, लेकिन 8वें दिन सुबह उठते ही चंद्रपाल को राजा की चेतावनी याद आ गई और वो सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो भूला ही बैठा था कि आज राजा के पास सूर्य चढ़ने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। आज ही तो 8वां दिन है। फिर आगे की कल्पना करते ही उसका रोम रोम कांप उठा। बिना एक भी पल नष्ट किए वो बाहर की ओर भागा और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे मित्र को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यदि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे फांसी पर लटका दिया गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह कहते हुए वो तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को तूफानी गति से राजा के महल की ओर दौड़ा दिया।
उधर वीरसेन को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थीं। तब राजा ने वीरसेन से कहा, क्यों वीरसेन, क्या तुम्हें अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है? हाँ राजन, मुझे अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वो वक्त पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उसका मार्ग रोक ले और उसे किसी भी हालत में यहां पर पहुंचने ना दे। तुम मूर्ख हो वीरसेन, अब वो नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने दोस्त यानी तुम्हें मौत पर न्यौछावर कर दिया। वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि धोखेबाज दोस्त है। मैं अपने मित्र के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं राजन। अपने जल्लाद से कहिए कि वह अपना काम करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्लाद, चढ़ा दो इसे फांसी पर, ताकि इस मूर्ख की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और दोस्ती का दम भरने वाले लोगों को इससे सबक मिले। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम बढ़ाया, तभी चंद्रपाल वहां पर आ पहुंचा और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। चंद्रपाल ने कहा, वीरसेन, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मेरे दोस्त, तुम लौटकर क्यों आए? अरे पगले, तो क्या लोगों को और राजा को यह कहने का मौका देता कि दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है? राजन, मैं आ गया हूं। अब आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे आपसे कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं है। तब वीरसेन ने कहा, नहीं महाराज, जो वक्त आपने दिया था उस वक्त तक यह नहीं लौट पाया, इसीलिए शर्त के मुताबिक आप मुझे ही फांसी पर चढ़ाइए। राजा विजय सिंह असमंजस में पड़ चुके थे। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, आज फांसी नहीं दी जाएगी। मैं आदेश देता हूं कि इस किसान वीरसेन को छोड़ दिया जाए और सैनिक चंद्रपाल को कारागार में डाल दिया जाए। इसे आज से चौथे दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने वीरसेन को महल से बाहर कर दिया और चंद्रपाल को फिर से 4 दिन के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा महल में लौट कर आए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वह सारी रात चंद्रपाल के बारे में ही सोचता रहा। सुबह के समय राजा विजय सिंह की पत्नी यानी महारानी ने कहा, क्या बात है महाराज, आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? तब राजा ने चंद्रपाल का सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, मैंने भी उस वीर शत्रु सैनिक के बारे में सुना है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूं। राजा ने कहा, रानी, 3 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। इससे पहले तुम जब चाहो उससे मिलने जा सकती हो। अगले दिन संध्या के समय रानी चंद्रपाल से मिलने कारागार में गई। उस समय कारागार में रानी और सिर्फ चंद्रपाल ही थे। रानी के आदेश पर सभी सिपाही बाहर जा चुके थे। तब रानी ने कहा, सुनो चंद्रपाल, मैंने तुम्हारी वीरता के बारे में सबसे सुना है कि कैसे तुमने अकेले ही हमारे कई सिपाहियों को मार डाला था। हम तुम्हारी वीरता की कद्र करते हैं, परंतु अब तुम मौत के शिकंजे में खड़े हो। यदि तुम चाहते हो तो मैं इसी समय तुम्हें यहां से निकलवा सकती हूं। चंद्रपाल हैरानी से सब बातें सुन रहा था। रानी ने आगे कहा, चंद्रपाल, यदि तुम्हारे जैसा बहादुर मेरी सहायता करने को तैयार हो जाए तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूं और तुम भी यहां से आजाद हो सकते हो। वह कैसे महारानी जी? चंद्रपाल, तुम्हें हम आजाद करवा दें तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम रानी जी? तुम्हें महाराज विजय सिंह की हत्या करनी होगी, क्योंकि मैं उन्हें हटाकर राज्य की सारी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूं और फिर अपने प्रेमी राजा सूर्यकांत से विवाह कर लूंगी और तुम्हें अपना सेनापति बना लूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी इस काम को आसानी से कर सकता है। जब महाराज महीने में एक बार अकेले कुलदेवी के मंदिर में जाते हैं, तब तुम यह काम आसानी से कर सकते हो। रानी की बातें सुनकर चंद्रपाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, नहीं रानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा विजय सिंह तो तुम्हारे शत्रु है। महारानी जी, वह मेरे शत्रु तभी तक थे जब मैं रणभूमि में उनके विरुद्ध लड़ रहा था, परंतु अब नहीं। इसके 3 कारण हैं। पहला यह है कि यदि वह चाहते तो युद्ध खत्म होते ही मुझे मरवा सकते थे, परंतु उनकी दया के कारण मैं 3 महीने तक और जिंदा रहा और तब तक
उन्हीं का अन्न खाता रहा हूं। चाहते हुए भी अब मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे अपने परिवार से मिलने दिया। अगर मैं मरने से डरता तो शायद वापस लौटकर नहीं आता। और तीसरा कारण यह है कि कौशल नगर की जनता ने भी अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया है। इसीलिए अब उनकी हत्या करना राजद्रोह कहलाएगा। अब वे चाहे तो मुझे मारे या छोड़ दे। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रपाल की बात पूरी होते ही कारागार में राजा विजय सिंह ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर चंद्रपाल हैरान था, परंतु रानी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तब राजा ने कहा, चंद्रपाल, तुम एक सच्चे मित्र हो और एक बहादुर व वचन के पक्के इंसान भी हो। रानी ने अभी अभी जो भी बातें तुमसे कही है वह सब हमने ही उन्हें सिखाई थी। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और हमारी परीक्षा की कसौटी पर तुम बिल्कुल खरे उतरे। चंद्रपाल, तुमने अपनी आजादी के बदले में हमारी हत्या करने का प्रस्ताव ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक वीर और वचन के पक्के इंसान हो। हम आदेश देते हैं कि तुम्हें कारागार से रिहा कर दिया जाए और यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में नौकरी कर सकते हो। राजा का निर्णय सुनते ही चंद्रपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। अगली सुबह चंद्रपाल को कारागार से रिहा कर दिया गया। वह अपने परिवार के साथ फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा और साथ ही उसकी और वीरसेन की मित्रता जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनी रही। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।